नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम था। लेकिन कलाकार हो या कोई बड़ा आदमी हो, कभी कभी उसे थोड़ा गुरूर हो जाता है। उस कलाकार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कलाकार कौन थी, क्या चाहती थी, गुरूर कैसे खत्म हुआ, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। दोस्तों, वो कोई और नहीं, हमारे देश की फिल्म संगीत की सरस्वती देवी कोकिला कंठ आदरणीय लता जी थी। लता जी क्या है ये सारा देश जानता है। उनकी मधुर आवाज, उनके गाए हुए गीत, एक से एक गाने हिंदुस्तान के हर दिलों पे उन्होंने राज किया। लता जी ने हर इंसान के दिल पे राज किया, संगीत के मामले में, गानों के मामले में। लेकिन हुआ क्या कि लता जी हमेशा ये चाहती थी कि ये गाने बस, उन दिनों HMV थी कंपनी, बोला जो भी ये गाने बजते हैं मुझे उसकी रॉयल्टी चाहिए। तो मोहम्मद रफी जो उनके साथ गाते थे, रफी साहब ने कहा भाई देखो, मेरे को तो प्रोड्यूसर ने पैसा दे दिया, अब वो रॉयल्टी क्या है क्या नहीं मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता हूं, आपको रॉयल्टी चाहिए आप ले लीजिए, बात कर लीजिए प्रोड्यूसर से, मुझे बीच में इंटर करने की कोई जरूरत नहीं। लता जी ने कहा क्या बात करते हो रफी साहब, जब मैं कह रही हूं तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। रफी साहब ने कहा देखो भाई, मैं गाना गाता हूं, प्रोड्यूसर मेरे को पैसा देता है, बात खत्म। अब वो कहां क्या करता है क्या नहीं करता वो जाने, वो सामने वाली कंपनी जाने। लता जी ने कहा नहीं मैं तो लूंगी। रफी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है। इसी तरह से बात विवाद थोड़ा बहुत आपस में चल रहा था। उन्हीं दिनों सलील चौधरी साहब की फिल्म माया का रिकॉर्ड होने वाला था, एक गाना बॉम्बे लैब दादर में। तो वहां पे एक गाना रिकॉर्ड होने वाला था, तो लता जी आई और रफी साहब आए। ये बातें मैं सारी आपको क्यों बताता हूं कि साथियों, क्योंकि मैं खुद सलील चौधरी जी के साथ में काम करता था। तो मैंने सलील दा से इस बारे में पूछा, तो जो सलील दा ने मुझे कहा मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं। सलील दा यानी सलील चौधरी उस वक्त के बहुत ही हिट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने मधुमती में संगीत दिया था। खैर, गाना शुरू हुआ, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसाई है, ये गाना था। तो रफी साहब तो इस गाने को आराम से गा रहे थे रिहर्सल में, लेकिन लता जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। कारण यह था कि जो इसका अंतरा है, वो अंतरा बहुत ही झटके से वो नीचे जाता, ऊपर जाता, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। इस तरह से इसका अंतरा था। तो रफी साहब तो बहुत आराम से गा रहे थे, लेकिन लता जी को बहुत तकलीफ हो रही थी गाने में। तो उन्होंने रफी साहब से कहा कि रफी साहब आप सलील दा को बोलिए ना कि थोड़ा सुर नीचे कर दें अंतरे में, तो मैं आराम से गा सकती हूँ। बोला जी ठीक है। रफी साहब सलील दा को बोले दादा आप इसका अंतरा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो आराम से गा सकते हैं हम लोग। बोला आप गा सकते हैं रफी साहब? बोला हाँ जी मैं तो गा सकता हूं, लेकिन लता नहीं गा पा रहे। बोला क्यों नहीं गा पा रही है? लता को बोलो मेरे पास आए। सलील दा लता को बुलाया और लता को बोला लता देखो सुर ये है, आराम से गा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला नहीं दादा मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। बोला कमाल है, ये सुर रफी आराम से गा सकता, तुम नहीं गा सकती? नहीं नहीं नहीं, सुर तो यही रहेगा। अब सर वो सुर के ऊपर लता जी ने गाना तो गा दिया, लेकिन आप कभी ये गाना सुनिए, तस्वीर तेरी दिल में, ये गाना सलील दा का फिल्म माया का, ये गाना सुनिए तो आप अंतरे में देखेंगे कि लता जी को कितनी परेशानी हुई।
खैर, इसके बाद में लता जी ने कहा कि भाई ठीक है, गाना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रफी साहब, मैं अब आपके साथ में गाना कभी नहीं गाऊंगी क्योंकि आपने मेरा साथ नहीं दिया। रफी साहब ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, भाई संगीतकार की इच्छा है, वो जिस सुर में गाना गवाएगा हमको गाना पड़ेगा। खैर, लता जी नहीं माने। लता जी ने रफी साहब के साथ गाने गाने बंद कर दिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या साथियों कि लता जी नहीं थी तो संगीतकार लोगों ने देखा कि भाई अब हमें किसी तरह से गाने तो गवाने हैं, तो सुमन कल्याणपुर से गवाया जाए। तो सुमन कल्याणपुर धीरे 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 लता जी की जगह लेने लग गए और सुमन कल्याणपुर के भी गाने सारे के सारे हिट होने लग गए। रफी और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी जो थी बड़ी हिट रही। धीरे धीरे गाने साल 2 साल 2.5 साल तक खूब जम के बजे, 3 साल 4.5 साल 5 साल खूब जम के बजे। उधर क्या हुआ कि गाना था ऐसा जिसमें लता का मतलब आना बहुत जरूरी था। वो रफी के साथ में था गाना लता जी का, दिल पुकारे आरे आरे। क्योंकि इस गाने में भी बड़ा उतार चढ़ाव ऐसा था कि सचिन दा को ये लगा कि लता इसको बेहतर गा सकती है सुमन कल्याणपुर से ज्यादा। सचिन दा ने लता को बहुत कहा कि तुम गाओ ये गाना। बोला जी गाऊंगी, लेकिन रफी के साथ नहीं गाऊंगी, कुछ भी हो जाए। सचिन दा ने बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी। आखिर में एक दिन सचिन देव बर्मन पेडर रोड गए और लता मंगेशकर जी के घर पे पहुंचे और वहां जाके उनको समझाया कि देखो लता, 3 साल 4 साल हो गया, तुम रफी के साथ गाने नहीं गा रहे हो, सुमन कल्याणपुर गाती जा रही है, कहीं तुम्हारे को नुकसान ना हो जाए। बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, हर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे गाने गवाता है। मुकेश के साथ गा रही हूँ, महेंद्र कपूर के साथ गा रही हूँ, मन्ना डे के साथ गा रही हूँ, सबके साथ तो गा रही हूँ। तब सचिन दा ने कहा नहीं लता, ऐसा नहीं है, सोच लो। बोला नहीं, मैंने सोच लिया है। बोला देखो ऐसा है, मैं कल रिकॉर्डिंग रख रहा हूं फेमस तारदेव में, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अगर तुम नहीं आई 12 बजे तक तो मैं सुमन कल्याणपुर से ही गाना गवाऊंगा। बोला जी ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। सचिन देव बर्मन साहब लता मंगेशकर के घर से नीचे उतरे। जब वो अपनी गाड़ी में बैठने लग गए तो देखा कि पंडित नरेंद्र शर्मा आ रहे हैं। अब पंडित नरेंद्र शर्मा उस जमाने के बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे, उनका नाम था, उनकी इज्जत थी। सचिन देव बर्मन ने बोला अरे आइए आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। तब पंडित नरेंद्र शर्मा ने उनसे पूछा कि दादा आप यहां कैसे, क्या हो गया? बोला नहीं, क्योंकि उस जमाने में गायक लोग जो थे वो सब लोग रिहर्सल करने के लिए संगीतकार के घर पे जाया करते थे, जहां उनका रिहर्सल रूम हुआ करता था। लेकिन दादा जब यहां आए तो पंडित नरेंद्र शर्मा का पूछना वाजिब था। बोला दादा आप यहां कैसे आए, क्या हुआ? अरे बोला नहीं यार, लता गाती नहीं है, रफी के साथ नहीं गाएगी तो एक दिन इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये समझ नहीं पा रही है। बोले ठीक है, मैं समझाता हूं। अब नरेंद्र शर्मा गए लता के पास, क्योंकि वो वहीं जा रहे थे। उन्होंने लता दीदी को बोला कि लता अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने के बाद तुम्हें लोग भूल जाएंगे। लता मंगेशकर पंडित नरेंद्र शर्मा की बहुत इज्जत करती थी। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में वो इज्जत किसी की करती थी तो पंडित नरेंद्र शर्मा। अब धीरे धीरे लता मंगेशकर को समझ में आने लग गया कि पंडित नरेंद्र शर्मा जब मुझे ये बातें बोल रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। दूसरे दिन फेमस तारदेव में ज्वेल थे फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग थी। रफी साहब वहीं पे थे, सुमन कल्याणपुर भी थी। अचानक 11 सवा 11 बजे, जिसको कोई आशा नहीं, किसी को आशा नहीं थी, अचानक लता मंगेशकर जी अपनी गाड़ी से उतरी और सीधा रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गए और सचिन दा के पैर छुए। पैर छूने के बाद में बोले हाँ दादा बोलिए क्या गाना है। इस तरह से लता जी को समझ में आ गया कि कभी कभी गलत सोच गलत हो जाती है। घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। जमाने के साथ और समय के साथ इंसान को चलना चाहिए, हमेशा अपनी जिद नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से लता जी से ये छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से 3 साल 4 साल तक लोग रफी और लता के गाने नहीं सुन पाए। और उसके बाद तो एक से एक गाने उन दोनों ने एक साथ मिलकर गाए। आती है यादें उनकी
भर आया आंखों में पानी, आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी, खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। ये थी कहानी लता मंगेशकर की साथियों। तो देखते रहिए खजाना यादों का। मिलते हैं अगले एपिसोड में।